अमरावती जिले के भातकुली तहसील के कानफोड़ी दाऊदपुर गांव के किसानों को वर्तमान में खेतों तक पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कानफोड़ी से सयात तक की सड़क को अज्ञात लोगों ने खोदा, जिसके बाद किसान आक्रामक हो गए और इस सड़क को तत्काल निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अमरावती मनपा के पूर्व सभापति और किसान मोर्चा के नगर जिलाध्यक्ष मिलिंद बामले ने सड़क निर्माण की मांग करते हुए 1 माह के भीतर काम पूरा नहीं होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने खुद को आग लगाने की चेतावनी दी। अमरावती जिले के भातकुली तहसील में कानफोड़ी से सयात तक की सड़क का उपयोग स्थानीय किसान पिछले 100 वर्षों से अपने खेतों तक आने जाने के लिए करते आ रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। हालांकि किसान मोर्चा के नगर जिलाध्यक्ष व संघर्ष युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद बामले ने जिलाधिकारी को दिए निवेदन में मांग की है कि सरकार किसानों की इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेकर सड़क की तत्काल मरम्मत कराए। मिलिंद बामले ने किसानों के हित में पीड़ित किसानों को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ले जाने की चेतावनी दी है। आपण पाहत आहे हा अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुक्यातील कानफोडी ते सयात रस्ता आहे आणि हा सार्वजनिक रस्ता शेतकरी सुमारे 80 ते 90 वर्षापासून शेतात जाण्यासाठी या रस्त्याचा वापर करतात आणि आपण पाहता हा अज्ञात दिसपाने हा रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे हा रस्ता पूर्ण खराब झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होत आहे। शेतकरी जर शेतात गेला नाही तर तो जगेल कसा, आपल्या शेती करेल कसा, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे। या अगोदर सुद्धा या रस्त्याची दुरुस्ती होईल यासाठी प्रशासनाला निवेदन दिलं आहे, पण यावर काहीच कारवाई झाली नाही। तरी येत्या 1 महिन्यात जर या रस्ता दुरुस्ती झाली नाही तर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मी स्वतः जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदान करेल आणि याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील। वहीं बेलखेड़ा में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 घर जलकर खाक हो गए, जबकि आग की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। इस घटना में कृषि उपकरणों के साथ साथ ट्रैक्टरों के जलने से 10 लाख रुपए का नुकसान का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे चांदूर बाजार तहसील के बेलखेड़ा में आग लग गई। मंगेश देशमुख ने इसकी जानकारी चांदूर बाजार पुलिस को दी। पुलिस ने नगर निगम की दमकल को सूचना दी। दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। मंगेश देशमुख ने कहा कि परतवाड़ा पुलिस को सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। इन आग में 2 घर और 2 गौशाला जलकर खाक हो गई हैं। अकेले बाबूराव गुलाबराव का खलियान, गजानन राम प्रसाद फुले का पूरा खलियान और ट्रैक्टर जलकर राख हो गया है। अरुण मानकर का कूड़ा घर पूरी तरह से जल गया, जबकि अब्दुल सत्तार रहमान का मिट्टी का घर आंशिक रूप से जल गया। दमकल की गाड़ी चांदूर बाजार में पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने अथक प्रयास कर आग पर काबू पाया। अमरावती में राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी पहुंची। खास बात तो यह है कि राणा महिलाओं के साथ दौड़ स्पर्धा में हिस्सा लिया। राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की ओर से हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल अमरावती के प्रांगण में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महिलाओं के साथ सांसद नवनीत राणा ने भी भाग लिया और प्रतियोगिता का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर राणा ने व्यायाम करते हुए कहा कि महिलाओं को समय समय पर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने और खुद को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। साथ ही राजस्थानी हितकारा महिला मंडल द्वारा आयोजित सराहनीय पहल की सराहना करते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि महिलाएं अब सभी क्षेत्र में अग्रणी हैं और उन्होंने मां और बच्चे से परे जाकर खुद को साबित किया है। कांग्रेस नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को पार्टी ने बड़ा धक्का दिया है। राउत को कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेश लिलोठिया को मौका दिया गया है। इसी विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मीडिया हमसे झगड़ा करा रहा है। उन्होंने कहा, अगर मुझे ऊर्जा मंत्री का पद भी दिया जाए तो मैं इसे नहीं लूंगा। रविवार को पटोले शेगांव में थे। यहाँ पत्रकारों के एक जवाब में उन्होंने ये बात कही। मार्च 2018 में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से ये पद नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के पास है। राउत को अब इस पद से हटा दिया गया है और दिल्ली के कांग्रेस नेता राजेश लिलोथिया को पद दे दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये नागपुर विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार का नतीजा है।
नागपुर के विधान परिषद चुनाव में मतदान के 12 घंटे पूर्व कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बदलने से कांग्रेस की ही हंसी हुई। 12 दिसंबर को दिल्ली में पक्ष श्रेष्ठियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, नितिन राउत और सुनील केदार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद शनिवार को राउत को अध्यक्ष पद से निकालने का पत्र जारी किया गया, जिस वजह से विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस हाईकमान गंभीर होने की भी बातें की जा रही है। मात्र नितिन राउत ने बताया कि ये बदलाव नियमानुसार किए गए हैं। आज त्यांनी जेव्हा मला विचारलं तर मी त्यांना होकार दिला आणि धन्यवाद दिलेत की आपण मला आतापर्यंत जे काम दिलं ते काम करण्याची संधी दिली। मी निश्चितपणे आपला अत्यंत आभारी आहे आणि नवीन अध्यक्षाचा मी स्वतः व्यक्तिशः त्यांच्याशी बोलून त्यांचं स्वागत केलं, अभिनंदन केलं आणि ट्विटसुद्धा केलेलं आहे। आणि आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष, अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांचं सुद्धा मी आभार मानलं। आमचे नेते सन्मान्य राहुल गांधी यांचे आभार मानलेत। ऊर्जा मंत्री राउत के बाद इस बात के संकेत है कि पार्टी राज्य के पशुपालन मंत्री सुनील केदार समेत कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनवरी में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। साथ ही राज्य के विधानसभा अध्यक्ष का मंगलवार को चुनाव होगा। इस पृष्ठभूमि पर नितिन राउत को अध्यक्ष पद मिलने की भी जोरदार चर्चा है, लेकिन नितिन राउत ने इन सभी चर्चाओं का खंडन किया। मला तरी असं वाटत नाही की कारण ज्यावेळेला महाविकास आघाडीची सरकार झाली आणि मुख्यमंत्री यांचा शपथविधी ज्यावेळेला होणार होता आणि उपमुख्यमंत्री महोदयाचा शपथविधी होणार होता, त्यावेळेला मला विचारणा करण्यात आली होती की आपण अध्यक्ष व्हा। त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की अध्यक्ष करण्यापेक्षा तो आपण मला मंत्री केलात तर मला फिरता येईल, लोकांमध्ये वावरता येईल आणि पक्षाचं काम चांगल्या पद्धतीने करता येईल। आजच्या या घटकेला सुद्धा काँग्रेस पक्ष निश्चितपणे याच दिशेने माझ्या नेतृत्वाकडे बघता आहे आणि मला वाटत नाही की असं काही होईल। कृषि कानून को लेकर नागपुर में दिए गए अपने बयान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्विटर कर सफाई दी है। तोमर ने कहा कि सरकार वापस लिए गए कृषि कानून को वापस नहीं लाएगी। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाए जाने का आरोप भी तोमर ने अपने इस ट्विटर के माध्यम से लगाया है। नागपुर में आयोजित एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर नरेंद्र तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के सुधारों को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कानूनों को वापस लेने को लेकर कहा था कि हम निराश नहीं हैं, हम एक कदम पीछे हुए हैं, लेकिन हम फिर आगे बढ़ेंगे। इस बयान को लेकर हुई रिपोर्टिंग और उसके बाद सामने आई प्रतिक्रियाओं के बाद तोमर ने ट्विटर कर साफ कर दिया है कि अपने ट्विटर में तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई विचार सरकार का नहीं है। किसानों का मान रखने के लिए इन्हें वापस लिया गया है। कांग्रेस अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए भ्रम फैला रही है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसका उपयोग प्रारंभ हो गया है। इसमें सहकारी समितियां, इसमें एफपीओज, एग्री स्टार्टअप, ये सब लोग आ सकते हैं। कृषि उपज मंडी को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आज़ादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। अच्छी पढ़ाई और कड़ी मेहनत से विद्यार्थी मौजूदा हालात में भी अच्छी स्थिति में अच्छा अधिकारी बन सकता है। इसीलिए हर छात्र को सही उम्र में पढ़ाई की ज़रूरत है। ये कहना है प्रतियोगिता परीक्षा के मार्गदर्शक नीतीश कराले का। रविवार को कराले अमरावती जिले के तुकडोजी महाराज की
जन्मस्थली यावली शहीद में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अभ्यासिका की द्वितीय वर्षगांठ पर प्रतियोगिता परीक्षा गाइड के रूप में बोल रहे थे। नीतीश कराले ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय विद्यार्थियों को पहले अपने व्याकरण को मजबूत करना चाहिए। छात्रों से व्याकरण में कई गलतियां होती हैं। नीतीश कराले ने कहा कि गणित जानना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र आज महान अधिकारी बन गए हैं, इसीलिए छात्रों को ग्रामीण और शहरी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। नीतीश कराले ने छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले युवाओं की खिंचाई भी की। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के बारे में बात करते हुए कराले ने कहा कि पहले छात्रों को परीक्षा में निबंध मिल रहे थे कि टीवी एक अभिशाप है या वरदान, लेकिन अब भविष्य में ऐसे निबंध पूछे जाएंगे कि मोबाइल एक अभिशाप है या वरदान। इस मौके पर नीतीश कराले के अलावा मंगला देशमुख प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अमरावती, विवेक गुल्हाने सामाजिक कार्यकर्ता, अमोल बांबल गुरुकुंज छात्रालय, स्नेहा यावलीकर सरपंच, सुनील देशमुख सचिव, काशीनाथ जवने उपाध्यक्ष के साथ मान्यवर उपस्थित रहे। जपान आणि हे कोणाकडून घेतलं? तर जपान या देशाकडून घेतलं आपण। मूलभूत कर्तव्य कोणाकडून घेतले? दुसरा देश आहे रशिया, USSR, युनायटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। जपानच्या पोट्याला शिकवायला लागत, जपानच्या शाळेत चपराशी नाही आहे। चपराशी नाही आहे म्हणलं तिथं दररोज वर्ग 5वा राहो, 6वा राहो, 7वा राहो, 8वा राहो, दररोज एका वर्गाच्या पोट्याले एक दिवस शाळेचे बाथरूम आणि बंदी शाळेत दररोज साफ करायला लागतात। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। रेलवे विभाग के तनावपूर्ण काम को महिलाएं बखूबी अंजाम दे रही हैं। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे स्टेशन की मास्टर दीपिका वाजपेयी काम से कुछ फुर्सत के पल निकालकर रेलवे स्टेशन को नायाब तरीके से सजाया है। उन्होंने यहाँ पर आकर्षक फूलों की फुलवारी, चिड़ियों के घोंसले और अन्य आकर्षक चीजें बनाई हैं। इन सभी को देख रेलवे स्टेशन मानो एक खूबसूरत जगह बन गया है। खास बात तो यह है कि मुसाफिरों को ये सभी चीजें बेहद लुभा रही हैं। पूरे दिन अपने परिवार से दूर और 1 या 2 अपॉइंटमेंट के साथ रेलवे विभाग में दिन रात काम करना आसान नहीं है। दिन रात ट्रेनों के आने जाने का शोर और कर्कश हॉर्न की आवाज मन को विचलित कर देती है। हालांकि इन सभी तकलीफों को पार करते हुए चांदूर रेलवे की महिला स्टेशन मास्टर दीपिका वाजपेयी ने स्टेशन परिसर को सुंदर और मनोरम बना दिया है। निशिगंधा, चंपा, चमेली, शेवंती, अष्टर, सुंदरवेली जैसे कई फूल यहाँ लगाए हैं। उन्होंने पक्षियों के लिए कागज के बक्सों से घोंसले बनाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पक्षियों के लिए पानी और भोजन की भी व्यवस्था की है। हम आमतौर पर पेपर बैग, फिनाइल के डब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, बेकार लोहा, मिट्टी के बर्तन या स्क्रैप धातु को फेंक देते हैं, लेकिन चांदूर रेलवे स्टेशन पर इन सभी बेकार चीज़ों का एक अच्छा इस्तेमाल करके ये गमले, चिड़ियों के घोंसले, झरने, फूलों के बगीचे बनाए गए हैं। इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को भी ये खूबसूरती बेहद ही रास आने लगी है। यही वजह है कि दीपिका वाजपेयी के काम की तारीफ हर किसी की जुबान पर चढ़ी है। खास बात यह है कि उनके इस काम के लिए उन्हें स्टेशन स्टाफ का भरपूर सहयोग मिल रहा है। चांदूर रेलवे के स्टेशन प्रबंधक दीपिका वाजपेयी के नाते मैंने ऐसे एक दिन सोचा कि क्यों न अपना कार्यस्थल जो 12 घंटे 24 घंटे तनावपूर्ण रहते हैं, यहाँ हर डिपार्टमेंट का आदमी तनाव में काम कर रहे हैं, क्यों न उसी तनाव को हम लोग निसर्ग से जुड़ के आह्लाददायक वातावरण में काम करें। उसके लिए क्या करें, ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और वेस्ट मटेरियल जो है जो वेस्ट भी ना जाए लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने है। इसलिए हर चीज़ में हर संभव मैंने ये कोशिश की कि जो वेस्ट है उसका रीयूज बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन के तरीके से या पौधे लगाने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। विदर्भ सफेद प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्याज को सही समय पर बाजार भाव नहीं मिल पाता है। एक तरफ बेमौसम बारिश से किसानों को परेशानी हो रही है, लिहाजा अब किसान आधुनिक तरीके से खेती की ओर मुड़ गया है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के कापूस तलनी के किसानों ने अमरावती के लासल गांव से लाल प्याज के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया।
अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के कापूसात लाने के राजेश मालसाने ने नासिक से लाल प्याज का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। मालसाने ने 1 एकड़ खेत में लाल प्याज लगाया। नतीजा ये रहा कि प्याज की फसल बढ़ी और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। राजेश ने 1 एकड़ प्याज पर करीब 53,000 रुपए खर्च किए। माझं नाव राजेश मळसने आहे। मी दरवर्षी रब्बीमध्ये कांदा पेरत असतो, पण मी पहिलं वर्ष आहे की मी लासलगाव ह्या लाल कांदा पेरलेला आहे। मला उत्पादनही चांगलं झालेलं आहे। मला 9 टन उत्पादन झालेलं आहे। 53,000 रुपये मला खर्च आलेला आहे 1 एकरमध्ये। इस 1 एकड़ से उन्होंने 90 क्विंटल प्याज का उत्पादन लिया। उन्हें इस लाल प्याज के 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1,53,000 रुपए मिले। खर्च घटाकर उन्हें इस लाल प्याज से 99,000 रुपए का अच्छा मुनाफा हुआ। लाल प्याज के इस सफल प्रयोग के लिए उन्हें कृषि विभाग से भी मार्गदर्शन मिला। त्यांनी N53 हा वाहन खरीप हंगामामध्ये घेऊन कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी आपल्या शेतामध्ये नियोजन केलेलं आहे। कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पादन हा जो काही आपला कृषी विभागाचा मूलमंत्र आहे तो त्यांनी आत्मसात केलेला आहे। त्या कारणाने त्यांना कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पादन या ठिकाणी घेता आलेलं आहे। मी कृषी सहाय्यक मारुती जाधव प्रत्येक वेळेस त्यांच्या शेतावर परिक्षेत्रावर भेट देऊन त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीची माहिती जे काही तांत्रिक माहिती लागते ते तांत्रिक माहिती पुरवत गेल्यामुळं त्यांना कमी खर्चामध्ये 9 टनाचं उत्पादन एकरी घेता आलं आणि त्यामुळं त्यांना जे काही खरीप हंगामामध्ये जो भाव लागलेला आहे जाग्यावरच 17 रुपयाचा भाव लागलेला आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने आशंका जताई है कि अगले कुछ वर्षों में ओबीसी का शैक्षणिक और नौकरी आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार एम्पिरिकल डेटा एकत्र नहीं करती है और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुरोधित ओबीसी समुदाय के बारे में जानकारी और आंकड़े प्रदान नहीं करती है तो भविष्य में ओबीसी का शैक्षणिक और नौकरी आरक्षण खत्म हो जाएगा। मागणी केली पाहिजे की विधानसभेमध्ये महाराष्ट्र शासनाने कायदा करावा की आम्ही सेन्सस करू शकतो आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे एम्पिरिकल डेटा काढण्यासाठी सेन्सस घेण्याची गरज आहे। हा कायदा त्यांनी करावा। हा कायदा केल्यानंतर सेन्सस कमिशन जे आहे त्या सेन्सस कमिशनला त्यांनी असणारं पत्र लिहावं आणि हा सेन्ससचा जो डेटा आहे एम्पिरिकल डेटा आहे तो आपण निर्माण करून आम्हाला द्या। लागणारा स्टाफ आणि लागणारा निधी हा महाराष्ट्र शासन द्यायला तयार आहे। अशा पद्धतीची असणारी कारवाई जर झाली तर ओबीसीचा जो आरक्षण थांबलेला आहे ते अडचण दूर होते। नाही तर हेच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अशाचा राहिला तर आज राजकीय आरक्षण गेलेलं आहे, उद्या शैक्षणिक आरक्षण सुद्धा जाईल आणि त्याच्याच बरोबर सर्व्हिस मधलं सुद्धा आरक्षण जाईल। क्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास वास्तव में ओबीसी की गणना करने का अधिकार है? आयोग की निर्मिति करते वक्त राज्य सरकार ने आयोग की टर्म एंड कंडीशन में ऐसा प्रावधान किया गया है? इस बात का खुलासा मुख्यमंत्री ने करना चाहिए, ऐसी मांग प्रकाश आंबेडकर ने की। आंबेडकर ने आशंका जताते हुए कहा कि यदि सरकार इस पर ध्यान देती है तो भविष्य में जैसे मराठा आरक्षण के मामले में हुआ वैसे ही कुछ ओबीसी के आरक्षण का होगा। ते राज्य आयोगाला पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा की जे आयोग आहे त्या आयोगाच्या नेमणुकीमध्ये ते डेटा कलेक्ट करू शकतं ही त्याच्यामध्ये तरतूद आहे का? टर्म्स अँड कंडिशन जे आहेत अपॉइंटमेंटच्या त्या टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये हे डेटा कलेक्ट करू शकतं का? अशी जर टर्म अँड कंडिशन असेल तर ते कमिशनने कलेक्ट केलेला डेटा हा असताना ग्राह्य मानला जातो। नाही तर मग जसं बार्टीला मराठ्यांच्या संदर्भातला असणारा डेटा कलेक्ट करायला सांगितला तेव्हा बार्टी ही कुठली ऑर्गनायझेशन आहे असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने जो विचारला होता की इज इट अन इन्स्टिट्यूशन की ज्यांच्याकडे हा अधिकार आहे तर नाही।
तेव्हा हे फसवगिरी चाललेली आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.